नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 2019 के एक मामले में राहुल गांधी की 2023 में संसद से विदाई हो गई। उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, लेकिन राहुल ने जाते जाते पूरे विपक्ष को एक कर दिया है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी को संसद से हटाए जाने को लेकर वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, केसीआर हो या फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, सबने ट्वीट किया है, सबने अपनी बात रखी और यही कहा है कि सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है वो गलत है। ये जो लोकतंत्र है उस पर एक अटैक है। तो क्या राहुल जाते जाते विपक्ष को एक कर गए हैं? डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, एक हो गए माना जाए, या फिर वो धुरी बन गए? एक राहुल गांधी मुद्दा खोजते खोजते खुद ही एक मुद्दा बन गए जिस पर विपक्ष एक होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ट्वीट्स जो किए हैं, जो बातें रखी हैं, उससे तो लग ही रहा है। देखिए, इस फैसले में एक शॉक वैल्यू है, तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो फौरी प्रतिक्रिया है। तो अब ये फौरी प्रतिक्रिया लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट का आधार बनती है या नहीं देखेंगे, लेकिन फौरी प्रतिक्रिया वैसे लोगों की तरफ से आई है जो अभी तक राहुल गांधी की राजनीति से बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा सहमति अपनी नहीं दिखाते थे। ये फैसला ऐसे आया जैसे कि क्या कोई बदला लिया गया है। हालांकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट ने तय कर दिया, तो गुंजाइश दोनों थी। गुंजाइश थी कि भाई सस्पेंशन अगर है तो फिर सस्पेंशन क्या, सेंटेंस का भी सस्पेंशन है अगर, तो क्या ये जो कार्रवाई है इसका भी 30 दिन इंतज़ार करेंगे। विधिवेत्ताओं तो स्पीकर साहब बात भी कर रहे थे। अगर वो इंतज़ार करते भी तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी की गई है कि ऑपोजिशन लीडर के मामले में ये इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी क्यों दिखाई जाती है और सत्ता पक्ष के लोगों के मामले में यही गति ढीली क्यों पड़ जाती है। तो अचानक से ये फैसला, कल आया सूरत कोर्ट का फैसला और आज संसद में फैसला आ गया और अयोग्य हो गए राहुल गांधी। तो इस शॉक वैल्यू ने प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों के सामने रखी हैं, और ये प्रतिक्रिया अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि राहुल गांधी अब इस एक फैसले के बाद फ़िलहाल, कम से कम फ़िलहाल वो उम्मीदवार तो नहीं है। वो अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। आगे क्या होता है देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो उम्मीदवार 2024 में नहीं है, 2029 में नहीं है। आगे चलकर हो सकता है कि उनको रिलीफ मिल जाए और इसको ऊपरी अदालतों में चैलेंज जैसे कि कांग्रेस करने जा रही है, तो इसको क्वाश कर दिया जाए इस ऑर्डर को, तो उसके बाद उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त वो उम्मीदवार नहीं है और उनको जिस तरह से हाल के दिनों में झेलना पड़ा है, वो उनके प्रति लोगों में एक सहानुभूति थोड़ी सी पैदा कर गया है राहुल गांधी के प्रति। और शायद यही सब बातें हैं जो आज की तारीख में उन तमाम विपक्षी दल जो कि राहुल गांधी की राजनीति के साथ नहीं थे, वो भी राहुल गांधी के साथ आज खड़े नजर, और वो भी वैसे लोग जिनको लेकर बात चल रही थी कि ये थर्ड फ्रंट बनाएंगे, गैर कांग्रेसी धड़ा जिनको कहा जा रहा था, वो अगर समर्थन में इमोशनली ही अगर आए हैं या फिर किसी डर में आए हैं कहें, तो आए तो है, लेकिन साथ में देखिए सब के सब कोई ना कोई मुश्किल का सामना कर रहे हैं और ये मुश्किल जो है वो व्यक्तिगत है। जैसे केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब तो भारत राष्ट्र समिति है, उसके अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी अपनी बेटी ईडी में उसकी पेशी हो रही है। के कविता, पूर्व सांसद, मौजूदा एमएलसी, उसी मामले में जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है। और ये भी एक तरह से राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
दो लोग बहुत ही सामान्य तरीके से दिल्ली में घूमा करते थे और एक परिवर्तन नाम के एनजीओ जो कि अरविंद केजरीवाल का था उसके लिए काम करते थे दोनों, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे साथ में। तो ये एक पर्सनल सेटबैक अरविंद केजरीवाल के लिए ज़रूर होगा जब सिसोदिया जेल गए हैं। और अब आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए। अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश में उनके कई सहयोगियों को झेलना पड़ा है हाल के दिनों में, लंबी कहानी है। तो और ऐसे पार्टी के साथ जिसका साथ उन्होंने 2017 में लिया था, हालांकि सफल नहीं हुए थे, तो राहुल गांधी को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ममता बनर्जी बहुत बढ़िया से जानती हैं गांधी परिवार को वो, और ममता बनर्जी की राजनीति जो है वो कांग्रेस से ही शुरू होती है। तो बीच में तलखियाँ भी आई थी, लेकिन आज ऐसा लगता है, और सोनिया गांधी को वो हर हाल में बहुत पसंद करती हैं। जब वो विरोध भी करती हैं कांग्रेस का, तो एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री उनकी सोनिया गांधी से रही है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो मिल करके एक, इसको सियासी नज़रिए से आप देखिए तो इस एक एक्शन ने सभी बड़े विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया। अब इतिहास गवाह है हिमांशु की, ऐसे दृष्टांत पूर्व में आए हैं कि कोई एक फैसला ऐसा आ जाए और वो फैसला एक आंदोलन का रूप ले ले, एक मूवमेंट की तरह बन जाए और फिर वो मूवमेंट जो है वो लोगों को दिशा देने लगे। तो क्या ये वही फैसला है? ये क्योंकि अभी मान लीजिए कि 4 लोगों ने ट्वीट किया है और समर्थन दिखाया है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म है? एक चीज़ और पेच कि राहुल गांधी अब संसद के सदस्य तो रहे नहीं, सांसद रहे नहीं, तो उनका पीएम बन जाना ये तो होगा नहीं। जैसा कि विपक्ष ये सुगबुगाहट करता है कि कांग्रेस ये प्रेशर देती रहती है कि राहुल गांधी चेहरा है हमारा और उन्हीं पर हम चुनाव लड़ेंगे, वहीं अगर आगे चल के पीएम बनेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन बातें ये चलती हैं। तो विपक्ष इससे असहज महसूस करता है, इसलिए भी साथ आए हैं, क्योंकि संसद से तो अब बाहर हो गए, प्रधानमंत्री तो वो बन नहीं सकते। किंग मेकर की भूमिका में भले राहुल गांधी रह सकते हैं, लेकिन किंग नहीं बन सकते हैं। तो एक वो जो असहजता थी अब वो सहजता में तब्दील हो गई राहुल गांधी के सांसद ना रहते हुए। ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पक्ष ये है कि सबों को ये लग रहा है कि बहुत हो गया, अब साथ आने की ज़रूरत है, नहीं तो मुश्किलें व्यक्तिगत होती चली जाएंगी। तेजस्वी यादव को कल सीबीआई के सामने पेश होना है 25 मार्च को। तो इस तरह से सबको व्यक्तिगत बहुत करीब खतरा दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, ये एकजुटता की वजह हो सकती है, एकजुटता की वजह ये बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि सबका अपना वजूद, अस्तित्व खतरे में है, राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, और व्यक्तिगत परिवार पर भी मुश्किलें चोट कर रही हैं। तो क्या विपक्ष को खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें कि हर विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि वो सर ही ना उठा पाए? क्या पूर्व में भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं? इस तरह की बातें विपक्षियों के दिमाग में आ रही हैं अभी इस वक्त, और उन्हें लगता है कि जो एकजुटता है वो उनको इन सब से बचाएगी। तो एकजुटता जो है वो अब इसलिए ज़रूरी उन्हें लग रही है क्योंकि वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो राहुल गांधी ने वो सैक्रिफाइस कर दिया, राहुल गांधी के ज़रिए वो बलिदान हो गया जो कि इन्हें हकीकत में हिला करके ले करके आ गया कि साहब आपसी राजनीति जो है हमें करने में बड़ा नुकसान है, हम इसके साथ रहेंगे, उसको प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, ये बड़ा ख़तरनाक है। तो अपने आप को संभालिए और साथ आइए। और ये जो एक विपक्षी गोलबंदी की बड़ी बातें हो रही हैं बहुत दिनों से, वो शायद इस एक घटना से थोड़ी मजबूत होगी। हालांकि अभी भी बहुत कैरेक्टर्स हैं और सबों को एक मंच पर लाना तराजू पर मेंढक को तौलने वाली बात है, लेकिन इस एक घटना का बड़ा सॉबरिंग इफेक्ट विपक्ष पर हुआ है, क्योंकि ये पहला मामला है जिसमें कि डिफेमेशन पर किसी की सांसदी चली जाए।
ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। डिफेमेशन के मामले होते हैं, एक पूर्व जज साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामले हम यूं ही देख लेते हैं और उन्हें वार्न भी कर देते हैं, फाइन लगा देते हैं या कुछ दिनों की सज़ा कर देते हैं जो ऊपर जाके ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें हम वार्न कर देते हैं कि देखिए आप अपनी ज़ुबान से किसी को दुखी मत कीजिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी को व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ है, इस डिफेमेशन से किसी को व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ है अगर, तो फिर हम उसमें बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, मैं अभी एडीआर की रिपोर्ट देख रहा था। एडीआर की रिपोर्ट में ये था कि 303 सांसदों में से भारतीय जनता पार्टी के 80 से 81 या 83 कुछ ऐसे संख्या थी, गंभीर आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे हैं और 130 हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है। 2019 में जिन लोगों ने अपने ऊपर चीज़ें बताई होंगी वो उसका आंकड़ा है। 4 साल में उसमें से कितने लोग जेल के अंदर चले गए, कितने लोगों की सांसदी चली गई, इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने 2019 में एक बयान दिया था चुनाव के दौरान, उससे उनकी सांसदी चली गई। एक सेंटीमेंट इस बात से क्या नहीं जुड़ता है राहुल गांधी के साथ कि उनके सिर्फ कह देने से, उन्होंने तो सिर्फ अपनी बात कही एक, और बहुत सारे लोग सहमत भी हैं। हम इस मंच पे रहकर सहमति या फिर असहमति नहीं दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बात से सहमत हैं और सेंटिमेंट्स उनके जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले हैं जिनको लेकर उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा अनफेयर लगता है इस डेमोक्रेसी में। हाँ, तब जबकि आप ये भी इसमें जोड़ें कि जब उन्होंने भाषण दिया तो कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया, और अगर भाषण ऑब्जेक्शनेबल था तो चुनाव आयोग आपत्ति करता। वहाँ के डीएम साहब जो कि मतदान अधिकारी होते हैं ना, वो उस इलाके में जो भी IAS होते हैं, डीएम होते हैं, तो उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। ऑब्जेक्शन तो कोई और कर रहा था गुजरात में रहकर। ऑब्जेक्शन लेता तो रिकॉर्ड पे रहती बात वो कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और गुजरात में ऑब्जेक्शन सस्टेन कर लिया गया। तो ये बात जो है, बहुत लोग आज ये जानकारी मुझे किसी ने दी कि इलेक्शन कमीशन को तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना, पहली तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए थी कि अगर ये भाषण चुनाव के प्रचार में दिया गया है तो फिर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उनके द्वारा कोई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं है, लेकिन पुणेश जी, हाँ, पुणेश मोदी सूरत में है। और जो आप बात कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाली बात, देखिए राजनीति में ये होता है कि बहुत से लोगों पर मामले होते हैं, राजनीतिक मामले होते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और बहुत से सांसद हैं लोकसभा में, हर पार्टी में है, भाजपा में, हाँ सब में है। 43% मामले वाले, क्रिमिनल वाले, गंभीर वाले कुछ 28 या 29%। तो कोई कुछ लाइनें बोल करके अपनी सदस्यता लूज कर गया, हाँ। और कोई क्राइम के मामले जिन पर हैं वो माननीय बने बैठे हैं। नहीं, और मुझे 2014 से कोई ऐसा याद नहीं है जो बीजेपी का कोई नेता, क्रिमिनल केसेस हैं सबके ऊपर, लेकिन किसी की सदस्यता चली गई हो, कोई जेल में चला गया हो। सत्ता पक्ष का तो खैर कोई नहीं गया, हाँ, किसी विपक्ष का भी किसी भी दल का एज सच हाँ कोई नजर नहीं आया। एक आध हुआ होगा, हाँ। तो वो क्रिमिनल मैटर्स थे वो, और उसमें कन्विक्ट हो गए तो वो चले गए। लेकिन कोई आदमी कुछ लाइनें बोल ले और उसमें वो चला गया, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है आज की तारीख में, तो यही बात तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी ट्वीट में कहा है कि साहब देखिए कि बोल करके कोई चला गया और कुछ लोग जिनके पास मामले हैं वो मंत्री बने बैठे हैं। जो कंटेंट है सबके ट्वीट्स के वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि बड़ी लड़ाइयाँ संसदों में नहीं बल्कि जमीन पर जीती जाती हैं। बड़े आंदोलन अखिलेश कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिन रात बस वही एक ही कि भाई विपक्षियों को भेज दो। तो ये कॉमन कॉज वाली बात, केसीआर कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर आघात है। तो एक कॉमन कॉज बनाने की, हम एक हैं वाला जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं इनसे निकल रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी आपको देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इस एक्शन को सही ठहरा रही है, ये अदालती मामला है, उसमें पार्टी का रोल नहीं है, तो उसने एंटीसिपेट तो किया ही होगा
एंटीसिपेट अगर किया होगा कि भाई इस तरह का बैकलैश होगा, तो फिर वो इतना बढ़ चढ़ करके पूर्णेश मोदी अपने केस की पैरवी करेंगे, क्यों किया उन्होंने? तो कहीं ना कहीं ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो ऑल अगेंस्ट वन, सब मिल करके एक को मार रहे हैं, एक अकेला सब प्रधानमंत्री का था न सब पे भारी, तो वो उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत बखूबी जानते हैं भाजपा वाले कि साहब हमारे पास इतने वोट नहीं है जो 50% को पार कर जाएं। वो उस टारगेट को मीट करना चाह रहे हैं। जिस दिन वो हो जाएगा तो उसके बाद सामने जितने भी लोग मिल लें उससे कोई अंतर तो पड़ता नहीं है। 50% वोट्स, तो अभी वो 40% या उससे कम पे ही है अपने एलाइज के साथ में। आज की तारीख में एलाइज भी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, सारे तो इधर आ चुके हैं। चाहे वो आप अकाली दल की बात कर लीजिए, चाहे आप बात शिवसेना उद्धव गुट की कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड की कर लीजिए, सब तो इस तरफ आ चुके हैं। तो बहुत से एलाइज भी उनके पास नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस उनका अप्रोच है, जिसमें कि उनको अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और ये एक बात जो है उन्हें ये लग रही है कि कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है। क्योंकि ये तमाम लोग जो फंस रहे हैं ये भ्रष्टाचार के सवाल पे फंस रहे हैं। और संसद में जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, या फिर कोर्ट में भी उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि मैं एक राजनेता हूं और भ्रष्टाचार पर बोलना मेरा काम है, धुरी भ्रष्टाचार ही बना हुआ है। लेकिन एक इंसान जेल चला जाता है, जेल जाने के लिए उसको फरमान सुना दिया जाता है, उसकी सांसदी चली जाती है, और दूसरा ना तो संसद में बोलता है उस चीज़ को लेकर, उसके सांसद पर संसद भी नहीं चलने देते हैं। ये सब कुछ होता है, किसी डेमोक्रेसी में होता है। हाँ, पर भ्रष्टाचार जैसे सामने से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के सवाल पर सब लोगों के ऊपर उंगली उठा रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप तथ्यों को देखें तो भाई भ्रष्टाचार के आरोप तो न के कविता पे लगने चाहिए, न मनीष सिसोदिया पे लगने चाहिए, न तेजस्वी यादव पे लगने चाहिए। क्यों लग रहे हैं ये आरोप, है ना? और तभी तो आप परेशानी में हैं। न वो भतीजे जो हैं ममता बनर्जी के, अभिषेक, उन पर लगनी चाहिए। नहीं, हम तो किसी को वो तो आप हरी झंडी हम तो नहीं दे सकते, लेकिन आप अगर इन मामलों में फंसे हुए हैं और आप हमारा विरोध करेंगे तो आप सही नहीं हैं, हम ये देश की जनता को बताएंगे। तो ये एक सामने से दिखती हुई लड़ाई है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी, भले ही ये सब एक हो जाएं तो हम उनको घेर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी लड़ाई जो राहुल गांधी खुद लड़ रहे थे वो ये थी कि कहीं ये छवि ना बन जाए कि उद्योगपतियों के साथ बीजेपी की सरकार है। ये ज़्यादा खतरनाक एक फैक्टर है और ये बार बार वो संसद में कह रहे थे। आप उस बयान को अगर जाइए देखने जिस कारण से ये घटना घटी है, तो उद्योगपतियों वाला ही तो बयान है वो। ये वही बयान है जो सूट बूट की सरकार में राहुल गांधी कहा करते थे, दिया करते थे, या फिर उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि ये जो सरकार है ये दरअसल उद्योगपतियों के साथ है। उनकी लगातार ये लाइन रही है और ये 2014 से 2019 की सरकार के दौरान भी उन्होंने ये लाइन रखी थी और उसके बाद अब भी यही लाइन लेकर के वो चल रहे थे। हम दो हमारे दो, कुछ इस तरह की लाइनें वो हमेशा बोलते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार को उद्योगपतियों से वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो डिबेट को भ्रष्टाचार पर लाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम विपक्ष भ्रष्टाचार के सवाल पर घिरे हुए हैं, और राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उनको उद्योगपतियों का साथी बना करके पेश किया जाए जो गरीबों की चिंता नहीं करता। एक सेशन में राहुल गांधी भारी पड़ते हुए नजर आए जब उन्होंने अडानी को लेकर या फिर तमाम तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, स्लोगन्स और फोटोज भी दिखाए गए। दूसरे सेशन आते आते राहुल गांधी बाहर हो गए। ये कोई मतलब सामान्य प्रक्रिया? इसीलिए क्योंकि वो उस मुद्दे को पकड़ बैठे हैं जो मुद्दा अनकंफर्टेबल करता है बीजेपी को। ये जो उद्योगपतियों से जोड़ने वाली बात, देखिए भ्रष्टाचार का सवाल हमारे ऊपर एक भी नहीं है, आपके ऊपर तमाम है, पर वो जो उद्योगपतियों से जोड़ना वो फिर भ्रष्टाचार वगैरह सब में लपेट लेता है प्रधानमंत्री की छवि को। तो उस छवि में कोई
खराबी ना आए, ये बहुत वो इंपॉर्टेंट। छवि ही तो इम्पोर्टेंट है। और वो अगर बोलते संसद में, अगर वो बोलते, उनको मौका मिलता बोलने का, तो वो क्या बोलते, फिर से वही बातें बोलने लग जाते जब म्यूट हो गए। नहीं बोलना है उनको। प्रधान जब भी उनको मौका मिला राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बोलने का, तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ वही उद्योगपतियों से जुड़ा वही बोलते रह गए। तो ये वो कांस्टेंट थीम पकड़ चुके हैं। अब देश की जनता जो है उस तक ये थीम कितना वो पहुंचा पाते हैं, एक तो ये, और दूसरी की जो सहानुभूति है। देखिए, सहानुभूति का एक रोल होता है भारतीय राजनीति में। अभी हाल में 2021 में ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ रही थी, उनके पांव में चोट आ गई नंदीग्राम में, तो व्हीलचेयर पर आ गई और पूरा कैंपेन उन्होंने व्हीलचेयर पे कर दिया और खेला होवे का नारा मंच से बॉल फेंक दे दिया। हाँ, और उस व्हीलचेयर के जरिए न केवल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अब हरा दिया, बल्कि तीसरी बार बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो सहानुभूति का एक फैक्टर जो है वो सामने आता है। अब देखना इसमें ये पड़ेगा कि ये जो सहानुभूति है, जो कि आज की तारीख में हमें राहुल गांधी के प्रति दिखाई पड़ रही है, और उसकी शुरुआत वो तमाम विपक्षी नेताओं के बयानों से हुआ है, ये लॉन्ग टर्म जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि 8-9 महीने 10 महीने हैं चुनाव में, अवधि लंबी है। अच्छा, राहुल गांधी वैसे ही आरोप लगाते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है या फिर पूरी कार्रवाई म्यूट हो जाती है। अब संसद में वो है नहीं, संसद के बाहर हो गए हैं। बाहर वो जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, उनके पास बाहर और तेज़ी के साथ आवाज़ उठाने का एक वो बन गया है कि हमको देखिए संसद से बाहर भी कर दिया गया, जब तक हम रहे तब तक म्यूट रहे, और उसके बाद हमको बाहर कर दिया गया। तो अब और तल्खी के साथ राहुल गांधी आने वाले वक्त में मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को या फिर उनको घेरते हुए नजर आएंगे। देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो यही होनी चाहिए उनकी कि जो मैं कहा करता था वो सच हो गया। हाँ, पहली बात तो है कि मैं जो कहा करता था, आपको लगता था कि मैं यूं ही कह रहा हूं, तो मेरे कथन को खुद साबित कर दिया गया है ना। और आप समझ लीजिए इस बात, यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। और देखना यह है कि उनकी पार्टी किस तरह से उनके पीछे लामबंद होती है, क्या गणित लगाया जाता है। क्योंकि मुझे इस बात से तो आश्चर्य है कि इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो क्या उन्होंने मतलब ये उचित नहीं समझा। क्योंकि आज की तारीख में बार बार अगर मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस के अधिवक्ताओं को, तो यही कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन का सवाल है, मामला कोलार में हुआ है, सूरत में कैसे हो सकता है। तो ये बात पहले क्यों नहीं कही गई। पहले तो अदालत से यही कहना चाहिए था कि साहब ये आपका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, आप इस केस पर आर्बिटर कर ही नहीं सकते हैं। और अगर वहाँ सूरत वाले कहते कि नहीं हम कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट जाते कि साहब वो सुनने के लिए तैयार है, मैं मानता हूँ कि ये घटना तो वहाँ घटी है, तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है। तो इस तरह की जो पैरवी होती है किसी मामले की, वो तो हुई नहीं। अब क्या हो गया है कि सांप बिल में घुस गया तो लाठी पीटा जा रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ गफलत भी हुई है। और राहुल गांधी अपने मीटिंग्स में ये बात कहते हैं कि मैं जितना कर रहा हूँ, है ना, आप उसमें थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए। इतने बड़े बड़े अधिवक्ताओं के बावजूद अगर केस की सही पैरवी ना हो पाए तो ये दुखद तो है। राहुल किंग नहीं, अब किंग मेकर बनेंगे। देखिए, किंग मेकर बन पाते हैं या नहीं। बात तो ये भी चल रही है कि अब अध्यक्ष साहब, खड़गे साहब आगे आएंगे, और जिस तरह से मनमोहन सिंह एक टाइम पे आए थे पूर्व प्रधानमंत्री, वैसे ही वो आगे आएंगे। हाँ, बातें ये चल रही हैं। देखिए, एक चीज़ तो हो जाती है कि प्रियंका गांधी सामने आएंगी। प्रियंका गांधी की जो अभी तक नेपथ्य में भूमिका थी, तो वो सामने लाए जाएंगे। वायनाड के चुनाव कौन लड़ेंगे, इस पर सबकी नज़र होगी कि वायनाड से कौन लड़ेगा राहुल गांधी की जगह। प्रियंका गांधी को अब मोर्चा संभालना पड़ेगा, और संसद में वो नज़र आएंगी 2024 में लड़ जाएं या वायनाड से लड़ जाएं। और तीसरी बात यह है कि खड़गे के रूप में अब एक बहुत ही मजबूत कद्दावर राजनीतिज्ञ कांग्रेस के पास है। क्या वो अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? सुगबुगाहट इस बात की भी होने क्योंकि वो जातीय समीकरण भी साधते हैं, दक्षिण से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से
का जो कद है उस कद के आसपास वो भी नजर और आते प्रधानमंत्री भी उनके साथ बड़े हंसते सम्मानपूर्ण बोलते तरीके से, और हाँ, उस तरह बात से उनकी करते हैं। फोटोज हैं सामने। तो क्या ये उनका केस मजबूत हुआ है? कोई नई बात सामने आने जा रही है, क्योंकि ये बहुत सामान्य फैसला नहीं है, तो इसके नतीजे भी सामान्य नहीं होंगे। चलिए, राहुल गांधी का संसद से जाना राजनीति को बिल्कुल चेंज करने वाला है। अब किस तरह की राजनीति हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमें भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की अगर विदाई हुई है तो क्या विपक्ष एक रह पाएगा? और संजीव जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या लॉन्ग टर्म तक 24 तक उसके चुनाव आने तक क्या साथ रह पाएगा? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।